आप मेंस का और प्री का सिलेबस ना तैयार हो तब तक ये डर लगता है कुछ भी पूछ सकते हैं, बट उनकी भी लिमिटेशंस हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेंस और प्री के दायरे से बाहर होगा तो उसमें सॉरी बोलने का स्कोप उतना ही ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम की नीड यानी समझ लेते हैं एग्ज़ाम के नेचर के बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सोर्स को मैनेज कर लेते हैं कि यार ये सोर्स इस पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा फेल हो रहा है तो हम सप्लीमेंट के तौर पर वाई सोर्स ले आते हैं। वैसी रैंक चाहिए, अंडर 200 या अंडर 300 चाहिए, तभी मुझे वैसी पोस्ट मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं शिवांग सर, 2 बार डीएसपी बने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सपना देखते हैं कि हम एक बार बनेंगे, एक बार बनने की कोशिश भी करते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करते हैं, लेकिन सर भी संघर्ष कर रहे थे और 2 बार डीएसपी बने हैं, तो एक्सपीरियंस अधिक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं वो जानना चाहते हैं कि सर ने ये कैसे कर दिखाया। तो सर से ही जानेंगे कि आखिर ये कैसे कर दिखाया। लेकिन अभी भी सर रुके नहीं हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर अब ज्वाइन करेंगे या फिर आईएएस बनने की ओर तैयारी करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई 2 बार बनने पर। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और ये शुरुआत कब से हुई थी? ओके, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले उन्नाव से संबंध रखता हूँ और मेरी यूपीएससी की जो फेज़ में प्रिपरेशन थी ये शुरू हुई थी 2018 फरवरी मार्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 19 में कंप्लीट हुआ। तो ग्रेजुएशन के साथ ही सेकेंड ईयर में ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो वहीं से उसके बाद 2020 में मेरी एज कंप्लीट हुई, बट 20 में मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया क्योंकि उसमें कोविड था। 2021 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट यूपी पीसीएस के तौर पे दिया। वहाँ पर मेरी 13th रैंक आई, डीवाईएसपी का पोस्ट मिला। लेकिन आपने भी देखा होगा कि 2021 में कोर्ट केस की वजह से रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। इस वजह से 2022 का भी प्री मेंस और हो गया था, मेंस का रिजल्ट भी आ गया था। तब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन 2021 का आया था। तो 2022 के भी इंटरव्यू में अपीयर हुआ, उसमें भी डीवाईएसपी की पोस्ट मिली मुझे। हालांकि 2022 में मैंने आयोग से लेटर लिख करके अपने आवेदन वापस ले लिए थे ताकि किसी दूसरे की सीट बर्बाद ना हो। तो मैंने सिर्फ एक पोस्ट एसडीएम रखी थी, बाकी सारे पोस्ट से आवेदन वापस ले लिया था। लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा फिर से डीवाईएसपी का जो कट ऑफ था वो क्लियर हुआ। सर उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने ऐसा कार्य किया। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि यार एक सीट चली जाएगी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए आपको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से हुई थी? ग्रेजुएशन मेरे घर के ही पास एक स्कूल है, वहीं पे हुई थी। और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं से मेरी ग्रेजुएशन भी। तैयारी वगैरह आपकी यहाँ से शुरू हुई थी या फिर वहाँ से ही शुरू हुई थी या फिर प्रयागराज वगैरह? नहीं, कहीं से भी नहीं शुरू हुई थी, उन्नाव से ही। पहली तैयारी का जो पहला स्टेप था वो दिल्ली आकर ही हुआ था। ये था कि एक तो होता है कि ग्रेजुएशन आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, तब आप फिर साथ साथ पैरेलली तैयारी नहीं कर सकते हैं। तब आप उसी यूनिवर्सिटी के जो पूरा उसका जो सिलेबस होता है वो कवर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो एकेडमिक बैकग्राउंड था या एजुकेशन का लेवल था यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा नहीं था कि वो यूपीएससी में हेल्प करे। तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने जाता था और यहाँ पर आके मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। एक चीज़ मैंने ये सिमिलरिटी रखी थी कि क्योंकि वहाँ पर मैं बीए कर रहा था, तो जो यहाँ पर सिविल सर्विसेज का सिलेबस था वो बीए से ओवरलैप करता है। तो इस वजह से यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करता था और वहाँ पर एग्ज़ाम देने चला जाता था। तो एग्ज़ाम देने से उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, बिना क्लासरूम जाए किया रहता था। सर जैसे नई छात्र व छात्राएं रहते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार भी अटैम्प्ट दिया था, नहीं हुआ, थोड़ा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट रखें? देखिए, सबसे पहले तो अगर अटेम्प्ट, मैं तो सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगा कि आप अटेम्प्ट दीजिए ही मत। जब तक आपको मेंस का 40 to 50% सिलेबस तैयार ना हो तब तक आप प्रीलिम्स सोच भी नहीं सकते देने के लिए। फिर वो तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सिर्फ आप पार्टिसिपेट करने के लिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम को इतना लाइटली नहीं ले सकते। तो मेरी स्ट्रेटजी यही होती, इसीलिए मैंने 2020 में कोई अटैम्प्ट नहीं दिया था। उसका रीज़न ये था कि तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मेंस में अच्छा कर पाऊँ। प्रीलिम्स उस समय भी ठीक ठाक तैयार था, अगर चाहता तो हो भी जाता। मैंने लाइब्रेरी में स्टॉप वॉच ऑन करके 2020 का पेपर दिया था, तो ठीक ठाक मार्क्स बन रहे थे। बट मेंस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आंसर राइटिंग इतनी कर पाऊँ। 21 में मैंने तभी प्रीलिम्स में अपीयर हुआ जब 21 में मेंस मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो यही है कि पहले मेंस से पकड़ बनाइए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ में अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हों तभी प्रीलिम्स के लिए अपीयर हुई है। जैसे इसी बार का एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं चाहता तो इस बार
प्रीलिम्स में अपीयर हो सकता था यूपीएससी वाले, बट मेरा जो ऑप्शनल का वो वाला सिलेबस था मैपिंग वाला एरिया, प्लस जीएस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं यूपीएससी में, वो मेरी बहुत अच्छी तैयार नहीं थी और थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से, इस वजह से मैंने प्रीलिम्स ड्रॉप कर दिया। मैं चाहता तो सिलेक्टेड था, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, दे सकता था और हो सकता प्रीलिम्स हो भी जाता, लेकिन जब मेंस मेरी उस लेवल की नहीं है तो मैं कैसे कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ, वो भी यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी 600 700 800 रैंक आने पे मेरा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि मुझे अब वैसी रैंक चाहिए अंडर 200 या अंडर 300 चाहिए, तभी मुझे वैसी पोस्ट मिलेगी जो मैं चाहता हूँ डीएसपी से ऊपर। अदरवाइज़ 2 या 300 से नीचे पोस्ट में मेरे लिए वो रिलेवेंस नहीं था, इसलिए मैंने इस बार ड्रॉप किया। सर पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था? हाँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी। आप परिवार में बड़े हैं छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ, मेरी छोटी बहन और मैं सबसे बड़ा हूँ। यस। 2 भाई बहन हैं। नहीं, मैं हूँ और मेरी छोटी बहन। यस। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ मार्केट में किताबें बहुत ज़्यादा हैं, कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहाँ पढ़ें क्या पढ़ें ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप कैसे सिलेक्ट करते थे और कहाँ कहाँ आप पढ़ें? हाँ, देखिए वही है, इसमें लक्ष्य एक है, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग बहुत सारे हैं, तो कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस बुक से पढ़ा हूँ तो इसी बुक से ही सिलेक्शन होगा। 10-20 बुक्स हैं एक सब्जेक्ट की, सारी ही सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं। मैटर ये करता है कि पढ़ने वाला कैसा है और उसने उस सोर्स को कितनी अच्छे से पढ़ा है और एग्ज़ाम की जो नीड है उसको कितनी अच्छे से समझा है। और क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम की नीड यानी समझ लेते हैं एग्ज़ाम के नेचर के बारे में, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सोर्स को मैनेज कर लेते हैं कि यार ये सोर्स इस पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा फेल हो रहा है, तो हम सप्लीमेंट के तौर पर वाई सोर्स ले आते हैं। तो इसलिए मैंने तो कोई भी सब्जेक्ट किसी एक संस्थान या किसी एक पब्लिकेशन पर स्टिक रख के पढ़ाई नहीं। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, इंडियन पेपर 1 की बात करता हूँ। पेपर 1 में हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, जो कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, मैंने मणिकांत सर के अलावा एक भी आज तक स्टैंडर्ड बुक टच भी नहीं की है। ये मैंने हर इंटरव्यू में कहा है। मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ कि हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक्स के नाम क्या क्या हैं। मैं सिर्फ एक ही कोचिंग का सोर्स जो मणिकांत सर की कोचिंग है, उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में फिर अगेन किसी कोचिंग के नोट्स नहीं, महेश बड़वाल सर की बुक। सोसाइटी में मैंने विजन आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे। तो पेपर 1 में ही आप देख रहे होंगे डाइवर्सिफाई है नोट्स। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन के नेचर को समझ लिया, उसी अकॉर्डिंग जिस एग्ज़ाम का नेचर में जो पेपर का नेचर जैसा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सोर्स मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं वहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये है, तो ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मैंने फॉलो नहीं किया है। अच्छा सर, मैं आपसे और भी सवाल जानना चाहूँगा। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, वो कहते हैं कि भैया प्रीलिम्स की सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या आपने पहले से ही अपने आप को मजबूत बना लिया था कि यूपीपीसीएस का देना है? अब प्रीलिम्स जब ही देना है जब एकदम मजबूत होंगे, पूरी तैयारी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, कहते हैं इस बार तो हम ऐसे ही गए थे, देख रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से देंगे। तो क्या आप भी ऐसा करते थे? नहीं, बताया ना, इसीलिए तो पहले अटेम्प्ट में हुआ। ऐसा कभी करते नहीं थे। अगर ऐसा करता तो मैं इस बार भी देने जाता यूपीएससी का। बता रहा हूँ, इस बार मेरे पास गोल्डन चांस था, पीसीएस देना नहीं था, यूपीएससी में जा सकता था आराम से। बस वही तो, सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। अगर आपको ये देखना है, जो लोग ये तर्क देते हैं मैं सिर्फ देखने गया था कि ये पेपर कैसा होता है, तो आप मार्केट से पेपर खरीदिए जिसमें टिक मार्क ना हो। अब लाइब्रेरी में स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, अपना माहौल से दे दीजिए, वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर नेचर समझ लीजिए। 3 घंटे में टाइमर ऑन करके 2 घंटे में, 2 घंटे में। फिर अगर आपको बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाना है तो पहले 2 घंटे का जीएस पेपर 1 दीजिए, फिर उतने ही समय का गैप लीजिए अगले दिन, और फिर उतने ही समय बाद 3 घंटे या 2 घंटे के गैप के बाद पेपर 2 होता है, वो दीजिए एक ही दिन में। यानी जिस दिन पेपर हुआ उसके अगले दिन आप ये काम कर लीजिए, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत गलत स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर जाके एग्जामिनेशन को समझेंगे, ये बहुत गलत है मुझे लगता है। जैसे प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है ना? तो इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, जैसे आप तो शायद 2 बार गए हैं, अब फिर जाने वाले हैं, अब फिर जाने वाले हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस होगा। जो फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं, जो या फिर अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस लिखेंगे, उसके बाद जाने वाले हैं, तो क्या डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, कैसा फील होता है उस टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम ज़्यादा डर लगता है, सेकंड टाइम डर कम हो जाता है ऑब्वियसली। और ये नहीं रहता है कि क्या क्या पूछेंगे, ये पता होता है कि ये जब तक आप मेंस का और प्री का सिलेबस ना तैयार हो तब तक ये डर लगता है कुछ भी पूछ सकते हैं, बट उनकी भी लिमिटेशंस हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेंस और प्री के दायरे से बाहर होगा तो उसमें सॉरी बोलने का स्कोप उतना ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है या जो सिलेबस है उसके बाहर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही प्रैक्टिकल सा। तो उसमें अगर आप सॉरी बोल भी रहे हैं तो फिर वो माफ़ी आराम से मिल जाती है, उन सॉरी बोलने के भी नंबर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, अगर आपने बहुत ही पोलाइटली और अच्छे तरीके से बता दिया कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है।
और जो जहाँ तक नर्वसनेस की बात है तो बिल्कुल आप एक दो नहीं, कम से कम 20 एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाइए, 20 के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाइए, तब भी 21वीं बार आप जाएंगे तो प्रेशर तो होगा ही होगा। क्योंकि जब आपको लग जाए कि अगले जो 30 मिनट होने वाले हैं उस उन 30 मिनट में 4 जो बहुत ही पारंगत विद्वान हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, और आपको कुछ कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी, और उन्हीं 30 मिनट में आपको जो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपकी लाइफ डिसाइड होगी। तो जो अनएम्प्लॉयड होते हैं लड़के, जो अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजरे हुए होते हैं, उनके लिए बहुत ये प्रेशर का काम होता है, वो 30 मिनट को हैंडल कर पाना। तो प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जब कई बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा घमंड मैंने देखा है कई लोगों के अंदर होता है, लेकिन मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। आप एकदम सरल सहज व्यक्ति हैं, वो चीज़ कभी नहीं आती कि मैं यार 2 बार किया है मैंने। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट होने के बाद अपने नीचे की ओर देख रहे हैं या फिर ऊपर देख रहे हैं। अगर नीचे देखें तो अगर हम ऐसी पोस्ट लोअर पीसीएस या कोई ऐसी पोस्ट के बारे में देखेंगे जहाँ पर जिनकी पावर मेरे से कम, तो हो सकता है हम एरोगेंस आ जाए, बट मैं हमेशा ऊपर ही देखता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर बहुत बहुत बैठे हुए हैं। अभी मेरे से कम उम्र के लोग भी मेरे से कम प्रयासों में या फिर उससे कम समय में मुझसे ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। तो ये देखना, तो हमेशा मोटिवेशन जो आता है और एरोगेंस जो कम होता है वो ऊपर देखने की ओर से कम होता है, और इस वजह से मोटिवेशन नहीं बन पाता है। तो ये है मेन। अगर वही है कि मुझे लगता है इससे दूर होने का एक ही तरीका है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं और आपसे बेहतर कर चुके हैं, आपसे कठिन परिस्थितियों में बेहतर कर चुके हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो अपने आप सरल हो जाता है। और ये दूसरी चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि हम रिजल्ट आने से 6 महीने पहले भी वैसे ही थे जैसे आप सभी लोग हैं। आज सभी लोग इधर उधर जो घूम रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं, आज से 6 महीने पहले रिजल्ट के ठीक 1 मिनट पहले भी हम वैसे ही थे। तो इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ से आप हैं वहाँ के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? देख तो आपको देश भर के रहे होंगे, लेकिन जहाँ से हम रहते हैं उसके आसपास के छात्र छात्रा को जब पता चलता है कि वहाँ के भैया ने ऐसा किया है तो उनके अंदर एकदम लगन पैदा हो जाती है कि हम भी करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल वही कि बिल्कुल, और ये मोटिवेशन का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन ये बाय सोर्स है मोटिवेशन का, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाता है उससे बेटर एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो सोर्स होता है वो लंबे समय तक सस्टेन करता है। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ केवल दूसरे को के सिलेक्शन को देख करके जो मोटिवेशन पैदा होता है उससे हेल्प लेकर आप अपना इंटरनल मोटिवेशन को जगाइए, वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो बिल्कुल मेहनत करते रहें, और डेफिनेटली वो भी सभी लोग सेलेक्ट होंगे जो कड़ी मेहनत और एग्ज़ाम के नेचर को समझ करके ठीक से अप्लाई कर पाते हैं। अब मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है ये, आप 2 बार डीएसपी बने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ या छोटे छोटे रूम में मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, और बहुत मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा छात्रों से मिला हूँ और उनके रूम पे गया हूँ छोटे छोटे, जहाँ वो तैयारी करते हैं। कहते हैं कि हम 18-18 घंटे पढ़ते हैं, अभी प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं। आपने तो 2 बार क्वालिफाई किया है, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे सर? क्या ज़रूरी है 18 से 24 घंटे पढ़ना, या फिर ज़रूरी ये है कि आप 6 घंटे पढ़ो, मन लगा के अच्छे से पढ़ो? देखिए 2 रूल हैं पढ़ने के, जहाँ तक घंटे और पढ़ाई के मामले का स्तर है। देखिए इसमें 2 रूल ये हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं XYZ घंटे लगातार 12 महीने पढ़ा, तो वो बिल्कुल झूठ है। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है, जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हमारे आवर्स जो हैं स्टडी के वो नॉर्मल से बढ़ जाते हैं, एवरेज जो हमारा होता है उससे बढ़ जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम हुआ 2-3 दिन रेस्ट लेने के बाद 0 हो जाता है स्टडी लेवल, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 100% तक बढ़ता चला जाता है, जो आपकी कैपेबिलिटी होती है। एक तो पहली चीज़ ये है कि कोई कांस्टेंट लगातार उतने आवर्स पढ़ाई नहीं कर पाता। इवन आप 1 हफ्ते की अपना स्टडी प्लान उठाएंगे उसमें भी वेरिएशन होगा, कम से कम 2 घंटे का वेरिएशन होगा कि आज 7 पढ़ा, अगले दिन 9 पढ़ा, फिर 5 आ गया, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, ऐसे होता रहता है। एक तो ये रूल है। दूसरा क्या रूल है कि 18 घंटे एवरेज आप निकाल ही नहीं सकते किसी भी रीज़न में। तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो वैसे ही लोगों कि मोबाइल देखने का भी टाइम को भी वो स्टडी आवर में काउंट कर रहे होंगे। सामने बुक रखना ही केवल स्टडी करना नहीं होता मेरे हिसाब से। जब बुक सामने रखी हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए मैं सिर्फ यही करूँगा कि 6 से 7 मैक्सिमम 8 घंटे, और जब एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आता है तब 12-14 भी पहुँच जाता है, आराम से 14 पहुँच जाता है, क्योंकि तब इतना प्रेशर होता है। चीज़ें ज़्यादा कम समय में बहुत जल्दी रिकॉल होने लगती हैं एग्ज़ामिनेशन के समय में, और कम समय में ज़्यादा ग्रैस्प होने लगता है, ऐसा प्रेशर हो जाता है। तो ये बिल्कुल समय के साथ चेंज भी होता है। और दूसरा, एवरेज अगर देखा जाए कॉमन डेज़ में तो 7 से 8 घंटा एक आइडियल टाइम है पढ़ने का। दोस्तों हमने सर से बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।